आज हम लोग विज़न का जो अपना टेस्ट लगा रहे थे, वो टेस्ट नंबर 1 आज ख़त्म करेंगे 91 से 100 क्वेश्चन कंप्लीट करके। तो देखते हैं क्वेश्चन 91। उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और वे श्री वैष्णववाद के दर्शन में सबसे सम्मानित आचार्य हैं। वे वेदांत की विशिष्टाद्वैत उपशाखा के मुख्य प्रस्तावक के रूप में प्रसिद्ध हैं और उन्होंने भाष्य जैसे प्रभावशील ग्रंथों की रचना की। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया जा रहा है? ए सिद्धेश्वर, बी सोमेश्वर, सी तिरुवल्लुवर, डी श्री रामानुजाचार्य। तो इसका आंसर 91 का डी है, यानी कि जो हमें कथन दिया हुआ था उसमें श्री रामानुजाचार्य की बात हो रही थी। तो समानता की मूर्ति, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी क्या है? सबसे पहली बात, ये बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। मतलब बैठी हुई मुद्रा है, बैठी हुई मूर्ति है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। यह मूर्ति पंचलोहा से निर्मित है, मतलब 5 लोहा से। इसका अर्थ है 5 धातुओं से बनी हुई, ठीक है, अर्थात सोना, तांबा, चांदी, पीतल, जस्ता का संयोजन। श्री रामानुजाचार्य का आंतरिक गर्भगृह 120 किलो सोने से निर्मित है। यह सन द्वारा पृथ्वी पर बिताए गए 120 वर्षों की स्मृति में निर्मित किया गया है, ठीक है। तो श्री रामानुजाचार्य के बारे में, इनका जन्म 1017 ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। श्री वैष्णववाद के दर्शन में वे सबसे सम्मानित आचार्य हैं। इन्होंने उन्हें इलाया पेरुमल के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें इलाया पेरुमल भी बोलते हैं, जिसका अर्थ है दीप्तिमान। भक्तिवाद हेतु उनकी दार्शनिक नींव भक्ति आंदोलन के लिए प्रभावशाली थी। वे वेदांत के विशिष्टाद्वैत उप विद्यालय के मुख्य प्रस्तावक के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। उन्होंने प्रभावशाली ग्रंथों की रचना की, जैसे ब्रह्मसूत्र पर भाष्य और भगवत गीता, और जिसकी उन्होंने रचना की, ठीक है। और ये वेदांत के विशिष्टाद्वैतवाद के मुख्य प्रस्तावक हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ये सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचित किए गए थे। विशिष्टाद्वैत क्या है? यह वेदांत दर्शन की एक अद्वैतवादी शाखा है। यह विशिष्ट योग का अद्वैतवाद है, जिसमें केवल ब्रह्म एक तत्व है, लेकिन इसकी अद्वितीय विशेषता इसकी बहुलता है, ठीक है। विशिष्टाद्वैतवाद होता है कि अद्वैतवाद की एक शाखा है विशिष्टाद्वैतवाद। इसमें क्या है कि ब्रह्म एक तत्व है, लेकिन की अद्वितीय एक विशेषता है कि इसकी बहुलता है। इसे विशिष्ट वेदांत या विशिष्टाद्वैतवाद या विशेषक वेदांत के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह वेदांत दर्शन की एक शाखा है जो एक अंतर्निहित एकता के साथ समस्त विविधता में समा जाने में विश्वास रखती है। तो क्वेश्चन 91 का डी था। अब देखते हैं 92। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत के नागरिक संघ और राज्य दोनों के प्रति निष्ठावान होते हैं। सेकंड, भारत में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसका आंसर दीजिए, हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जो क्वेश्चन 92 है उसका हमारा डी आंसर है, ना तो एक ना तो दो, दोनों कथन गलत है। यद्यपि भारतीय संविधान संघीय और ये एक दोहरी व्यवस्था केंद्र और राज्य की परिकल्पना करता है, लेकिन ये केवल एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। हमारे यहाँ केवल एकल नागरिकता है, अर्थात भारतीय नागरिकता। जैसे कनाडा में भारत के नागरिक केवल संघ के प्रति निष्ठावान होते हैं। भारत में पृथक राज्य नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। तो भारत में क्या है, केवल संघ के प्रति हम निष्ठावान होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि राज्य की अलग नागरिकता है, केंद्र की अलग है, ऐसा नहीं होता है जैसा अमेरिका में होता है। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे अन्य संघीय राज्यों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया गया है। कथन दो सही नहीं है कि भारत में जन्म से नागरिक और साथ ही प्राकृतिक रूप से नागरिक दोनों राष्ट्रपति पद के प्राप्त हैं, पात्र हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होते हैं, ना कि प्राकृतिक रूप से नागरिक। अगर आप बाद में नागरिक बनते हैं अमेरिका में तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है कि आप जन्म से नागरिक हैं तभी बन सकते हैं। बाद में भी अगर आपने नागरिकता ली है तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, अगर आपने प्राकृतिक रूप से नागरिकता ली है तो क्वेश्चन 92 का हमारा डी था आंसर। अब देखते हैं 93 क्वेश्चन। मूल संरचना के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सर्वप्रथम केशवान भारतीय मामले में उत्पन्न हुआ। दूसरा, यह भारतीय संविधान की कठोरता और लचीलेपन के बीच संतुलन को कमजोर करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो 93 का हमारा ए है, यानी केवल एक कथन सही था। तो देखिए, भारतीय संविधान के विकास पर जिस बात से दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है वह है संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत। तो केशवान भारती केस में आई थी मूल संरचना है, मतलब आप उससे चेंज नहीं कर सकते, बाकी सब चेंज कर सकते हैं। इस सिद्धांत को न्यायालय द्वारा वर्ष 1973 में केशवान भारती के प्रसिद्ध मामले में प्रतिपादित किया गया था। इस निर्णय ने संविधान
के विकास में निम्नलिखित तरीकों से योगदान दिया है। इस निर्णय के द्वारा संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति पर विशिष्ट सीमा निर्धारित की गई है। इसमें कहा गया है कि कोई भी संशोधन संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकता है। ये संसद को संविधान के किसी या सभी भागों में संशोधन करने निर्धारित सीमाओं के भीतर की अनुमति देता है तथा संविधान की मूल संरचना इसके मूल तत्वों का उल्लंघन करने वाले किसी संशोधन के बारे में न्यायपालिका का निर्णय अंतिम होगा। इसके बाद है कि मूल संरचना है, केशवान भारती में आया था, उसको आप बदल नहीं सकते। ठीक है, जो उसकी मूल भावना है, मूल संरचना है। मूल संरचना का सिद्धांत स्वयं एक जीवन संविधान का उदाहरण है। संविधान में इस सिद्धांत का कोई उल्लेख नहीं है। ये एक ऐसा विचार है जो न्यायिक व्याख्याओं से उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार न्यायपालिका और उसकी व्याख्याओं के माध्यम से भी औपचारिक संशोधन के बिना संविधान में व्यवहारिक रूप से संशोधन हुए हैं। सभी जीवन संविधान वाद विवाद, तर्क वितर्क, प्रतिस्पर्धा और व्यवहारिक राजनीति की प्रक्रिया से गुजर कर ही विकसित होते हैं। देखिए, अगर संविधान में कुछ मूल चीज़ें अगर उसे ही बदल देंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी बदल जाएगा ना, उसका जो मेन पर्पस था वो नहीं रहेगा, इसलिए मूल संरचना हुई। तो 1973 के बाद से न्यायालय ने कई मामलों में मूल संरचना के मुख्य तत्वों को निर्धारित करने का प्रयास किया है। अतः एक अर्थ में मूल संरचना के सिद्धांत ने कठोरता और लचीलेपन के बीच संतुलन को और मजबूत किया है। जो हमारा संविधान है वो कठोरता और लचीलेपन के बीच संतुलन है। मतलब आप उसमें संशोधन कुछ आसानी से भी हो सकते हैं, कुछ बहुत कठोर है, उसके बीच संतुलन बना रहा है। संविधान के कुछ हिस्सों को संशोधन के दायरे से बाहर रखा और कुछ हिस्सों को संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत लाने से कठोरता और लचीलेपन का ये संतुलन निश्चित ही पुष्ट होता है। तो कथन 2 में बुलाता है भारतीय संविधान की कठोरता और लचीलेपन के बीच संतुलन को कमजोर करता है, इसलिए कथन 2 गलत था। इसलिए 93 का हमारा आंसर ए था। अब दूसरा कथन गलत था। अब 94 देखते हैं। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? एक, दीवानी या फौजदारी मामलों में कोई पूर्व पद प्रभाव कानून एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ अधिनियमित नहीं किया जाएगा। 2, स्व अभिशंसन से सुरक्षा में अंगूठे के निशान और रक्त के नमूने देने से सुरक्षा शामिल है। तीसरा, किसी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में दोहरी क्षति से बचने के लिए या तो न्यायालय या विभाग को ही कार्रवाई करनी चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2, केवल 1, 3, केवल 3, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 94 का आंसर हमारा डी है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आर्टिकल 20 है, मतलब अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो उसमें कथन 1 में कहा था दीवानी या फौजदारी मामलों से कोई पूर्व पद प्रभाव कानून अधिनियमित नहीं किया जाएगा, तो सही नहीं है। यह सीमा केवल आपराधिक कानूनों पर ही आरोपित की जाती है, ना कि नागरिक कानूनों या कर कानूनों पर। दूसरे शब्दों में नागरिक देयता या कर पूर्वव्यापी रूप से आरोपित किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि मतलब जो भी कोई लॉ बनता है उससे पहले अगर अपराध हुआ है तो आप उस मामले में उस लॉ के अंदर उसे दंड नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये यहाँ पर कह रहे थे, मतलब जैसे कि केवल यह सीमा केवल आपराधिक कानूनों पर ही आरोपित होती है। ठीक है, और कर कानूनों पर नहीं। जैसे कि मतलब अगर आपने पहले टैक्स चोरी की है तो आपको उसके लिए दंड मिल सकता है। ठीक है, कानून बनने से पहले या वो सब। इसलिए कथन 1 सही नहीं था। कथन 2 में था स्व अभिशंसन से सुरक्षा में अंगूठे के निशान और रक्त के नमूने देने से सुरक्षा शामिल है। तो स्व अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण का विस्तार नहीं है। भौतिक विषयों के आवश्यक उत्पादन पर अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर, रक्त के नमूने की अनिवार्यता पर और किसी इकाई की प्रदर्शनी की अनिवार्यता तक। तो इसलिए कथन 2 गलत था। ठीक है, तो कथन 2 में था कि स्व अभिशंसन से सुरक्षा में अंगूठे के निशान और रक्त के नमूने देने सुरक्षा शामिल है, तो नहीं शामिल है। ठीक, और कथन 3 सही नहीं है। किसी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में दोहरी क्षति से बचने के लिए या तो न्यायालय या विभाग को ही कार्रवाई करनी चाहिए, ये सही नहीं है। दोहरी क्षति के विरुद्ध सुरक्षा या मामला केवल एक कानूनी न्यायालय या न्यायिक अधिकरण के समक्ष ही उठाया जा सकता है। ठीक है, विभाग कार्रवाई नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में विभागीय प्रशासकीय अधिकारियों के समक्ष सुनवाई में लागू नहीं है, क्योंकि ये न्यायिक प्रकृति के नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे तीनों कथन सही नहीं थे। तो 94 का हमारा डी आंसर था, उपयोग में से कोई नहीं। 95 देखते हैं। संविधान सीमित सरकार का दर्शन है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं इस दर्शन को प्रवर्तनीय बनाती हैं? 1, मूल अधिकार। दूसरा, राजकीय नीतिशक तत्व। 3, मूल कर्तव्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 3, केवल 1, 2 या 1, 2, 3। तो 95 का केवल ए है, मूल अधिकार आंसर है। केवल 1 देखिए, संविधानवाद सीमित सरकार का दर्शन है। क्वेश्चन में कहा गया था भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं इस दर्शन को प्रवर्तनीय बनाती है? तो केवल मूल अधिकार है। देखिए, संविधानवाद
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सीमित सरकार के संदर्भ को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि सरकार को प्रदान की गई शक्तियाँ असीमित नहीं है बल्कि सीमित है। मतलब जो सरकार को पावर्स दी गई हैं उन पे मतलब लिमिटेड है। मूल अधिकार सरकार की शक्तियों और सीमाओं के रूप में कार्य करते हैं। मूल अधिकार क्या है? सरकार की शक्तियों पर कुछ अंकुश लगाते हैं। ठीक है, सरकार किसी के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती। जैसे राज्य को नागरिक की वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। यदि सरकार इन अधिकारों का सम्मान नहीं करती तो पीड़ित नागरिक इन्हें लागू करवाने के लिए न्यायपालिका की सहायता ले सकता है। इस संदर्भ में प्रतिबंधों के रूप में कार्य कर सकते हैं। लेकिन राज्य की जो नीति निर्देशकता सरकार व प्रतिबंध सीमाओं के रूप में कार्य नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रवर्तनीय नहीं है। ये देश के शासन के लिए मौलिक सिद्धांत है। तो जो नीति निर्देशक तत्व है उन वो मतलब राज्य पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते क्योंकि वो आप उनके उल्लंघन पर कानून नहीं न्यायालय नहीं जा सकते। मूल कर्तव्य वास्तव में सरकार पर नहीं अपितु नागरिकों पर आरोपित प्रतिबंध और सीमाएं हैं। ठीक है, ये सरकार पर नहीं नागरिकों पर प्रतिबंध है मूल कर्तव्य। इसलिए मूल कर्तव्य सरकार के कामकाज को सीमित नहीं करते हैं। इसलिए सिर्फ ए आंसर था मूल अधिकार। इसलिए 95 का केवल ए आंसर था। अब 96 देखते हैं। यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तो एक अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। 2, राष्ट्रपति मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। तीसरा, अनुच्छेद 21 और 22 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित नहीं किया जा सकता। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल 1, 3, केवल 2, केवल 2, 3 या 1, 2, 3। तो 95 का आंसर हमारा बी है, यानी केवल 2 सही था कि राष्ट्रपति मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। ठीक है, अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। आर्टिकल 358 और 359 मूल अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करते हैं। तो ये आर्टिकल्स हमें बताते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आर्टिकल 358 अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। तो आर्टिकल 358 19 से संबंधित है। ठीक है, 8 के बाद आएगा 9। तो ऐसे याद रखिए कि 358 19 से रिलेटेड है। जबकि आर्टिकल 359 अन्य मूल अधिकारों 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छोड़कर के निलंबन से संबंधित है। तो 359 है वो अदर जो इतने मूल अधिकार हैं 20 और 21 को छोड़ देंगे, उनके निलंबन से संबंधित है। तो 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है ना, 0 आएगा। तो उससे किसी 20 और 21 थोड़ा सा याद कर लीजिए। मतलब उनको छोड़कर बाकी के मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। आर्टिकल 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो आर्टिकल 19 के तहत प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 358 के तहत क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो हमारा जो आर्टिकल 19 है, ठीक है, वो क्या है? उसके प्रदत्त हमें जो 6 मूल अधिकार है वो स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे। इसके निलंबन के लिए किसी पृथक आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए कोई अलग से आदेश नहीं चाहिए। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने आर्टिकल 358 की व्यापकता को 2 तरह से प्रतिबंधित किया। तो इस पर 2 प्रतिबंध लगे। 44 जो हमारा संविधान संशोधन था। प्रथम, आर्टिकल 19 के तहत प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल की स्थिति में ही निलंबित किया जाता है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं। इसलिए कथन एक सही नहीं है। ठीक है, तो जो हमें आर्टिकल 19 के अंदर 6 मूल अधिकार मिले हैं, तो अगर युद्ध होता है या बाह्य आक्रमण होता है तभी उन पर निलंबन होता है। अगर सशस्त्र विद्रोह होता है तो उन पर निलंबन नहीं होता। तो केवल उन विधियों को जो आपातकाल से संबंधित चुनौती नहीं दी जा सकती तथा ऐसी विधियों के तहत किए गए कार्यकारी निर्णयों को भी चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब जो विधि बनी है आपातकाल से रिलेटेड केवल उन्हें चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, या उसके तहत कोई कार्यकारी निर्णय हुए हैं ऐसी विधियों के तहत तो उनको भी चुनौती नहीं दे सकते। आर्टिकल 359 राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार देता है। तो 359 के तहत एक बात ध्यान रखिए कि मूल अधिकार हमारे निलंबित नहीं होते, मतलब मूल अधिकारों के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित होता है। ठीक है, इसलिए कथन 2 हमारा सही था, जो यही बात कह रहा था। कथन 3 फिर इसके बाद देखते हैं। इसका तात्पर्य है कि आर्टिकल 359 के तहत मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाता है बल्कि किंतु केवल उनका प्रवर्तन निलंबित होता है। ठीक है, सैद्धांतिक रूप से ये अधिकार जीवित रहते हैं लेकिन इनके तहत उपचार प्राप्त करने का अधिकार निलंबित होता है। मतलब न्यायालय जाने का आर्टिकल जो 32 है वो निलंबित हो जाता है। ठीक है, मतलब जो हमारा न्यायालय जाने का अधिकार है। प्रवर्तन का निलंबन केवल उन मूल अधिकारों से संबंधित जो राष्ट्रपति के आदेश से निर्दिष्ट होते हैं। मतलब जो राष्ट्रपति ने जिनको निलंबन का आदेश दिया है सिर्फ उनसे रिलेटेड होता है। ठीक है, ये ठीक है, कहाँ था?
प्रवर्तन का निलंबन केवल उन मूल अधिकारों से संबंधित है जो जिसके लिए राष्ट्रपति ने आदेश दिए हैं। इसके अतिरिक्त निलंबन आपातकाल की अवधि के लिए या आदेश में उल्लिखित अल्पावधि हेतु लागू हो सकते हैं, मतलब किसी एक टाइम पीरियड के लिए ही लागू हो सकते हैं। और निलंबन का आदेश संपूर्ण या देश के किसी भी भाग में विस्तारित हो सकता है, मतलब देश के किसी एक भाग में भी हो सकता है। इसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाना चाहिए। तो दोनों सदन के समक्ष अनुमोदन के लिए रखते हैं इसको। अब 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में आर्टिकल 359 की व्यापकता को दो तरह से प्रतिबंधित किया है, ठीक है। तो 44 जो संविधान संशोधन अधिनियम था, 359 की व्यापकता को उन्होंने दो तरीके से प्रतिबंधित किया था। पहला, राष्ट्रपति आर्टिकल 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता। 20-21 नहीं हो सकते। हमें क्वेश्चन में दिया था आर्टिकल 21 और 22 दिया था, तो वो गलत हो गया था, ठीक है। ये भी ध्यान रखिए, कभी हम सोचेंगे कि मतलब आसपास के आर्टिकल है तो कभी हम कहेंगे ये तो सही है। क्वेश्चन में था 21 और 22, लेकिन 20 और 21 होते हैं वो निलंबित नहीं होते। अन्य शब्दों में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार आर्टिकल 20 और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 आपातकाल के दौरान भी प्रवर्तनीय रहते हैं। द्वितीय, केवल उन्हीं विधियों को चुनौती संरक्षण प्राप्त है जो आपातकाल से संबंधित है, उन अन्य विधियों या कार्यों को नहीं जो इसके तहत किए गए बनाए गए हैं। तो ये बात हो गई। जैसे 96 का केवल बी सही था, केवल 2 कथन सही था। अब 97 देखते हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसका उपबंध भारतीय संविधान के आर्टिकल 350 के तहत किया गया था। ये दूसरा, ये संविधान के तहत भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों दोनों के लिए उपबंधित रक्षोपाय से संबंधित सभी मामलों की जांच कर सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो क्वेश्चन जो 97 है उसका ए है, केवल एक सही है, ठीक है। दूसरा सही नहीं था। तो देखते हैं। मूल रूप से भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो इसके बारे जो आप भाषाई अल्पसंख्यक होते हैं, जो मतलब जिस भाषा को कम लोग बोलते हैं, उनके लिए कोई विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग जो था 1953-55 के तहत इस संबंध में एक सिफारिश की, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने। तदनुसार 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 ने संविधान के भाग 17 होगा, ठीक है, 17 में एक नया आर्टिकल 350B अंतः स्थापित किया। तो कथन एक सही है कि इसका उपबंध भारतीय संविधान के आर्टिकल 350B के तहत किया गया। यह अनुच्छेद में निम्नलिखित उपबंध है। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो जो भाषाई अल्पसंख्यक है उनके लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। सेकंड, विशेष अधिकारी का एक कर्तव्य होगा कि संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपाय से संबंधित सभी विषयों की जांच करें। तो जो सेकंड कथन था उसमें कहा था ये संविधान के तहत भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक दोनों के लिए उपबंधित रक्षोपाय से संबंधित सभी मामलों की जांच कर सकता है। तो क्या है, ये संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यकों के वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपाय से संबंधित विषयों की जांच करेगा। तो डिफरेंस कहाँ है? क्वेश्चन में था भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक दोनों के लिए, लेकिन हमें यहाँ दिया है केवल भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कथन 2 इसलिए गलत हो गया। देखिए, एक एक वर्ड से क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये वह राष्ट्रपति को ऐसे सभी मामलों में रिपोर्ट करेगा जिनमें राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर सकते हैं। राष्ट्रपति ऐसी सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। तो 97 का केवल ए आंसर था, ठीक है। बी गलत था क्योंकि भाषा और धार्मिक लिखा है, तो धार्मिक नहीं है उसमें। 98 देखते हैं क्वेश्चन। सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी पहले राज्य के नीति विषयक तत्वों को प्रभावी बनाती है? एक, 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना। सेकंड, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को अपनाना। 30, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। 4, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ए केवल 1, 4, बी केवल 2, 3, सी 1, 3, 4, डी 1, 2, 3, 4। तो क्वेश्चन जो डी 98 है उसका आंसर डी है, यानी कि चारों कथन सही थे। तो इन्होंने पूछा था कि राज्य के विषयक तत्वों को लागू करने के लिए सरकार ने कई नीतियों और विधियों का निर्माण किया था, ठीक है। जैसे कि क्या है, क्योंकि आर्टिकल विकल्प एक सही है क्योंकि अनुच्छेद 41 काम पाने के लिए, शिक्षा पाने के लिए और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निशक्तता की दिशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार का उपबंध करता है, आर्टिकल 41। और हमें कथन एक में कहा था 65 से अधिक आयु के लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना, तो सही है, ये नीति विषयक तत्वों से प्रभावी है, ठीक है। नीति विषयक तत्वों को प्रभावी बनाता है। विकल्प 2 सही है, यानी दंड प्रक्रिया संहिता को अपनाना, क्योंकि इसका उद्देश्य
तो कथन 2 सही है, क्योंकि इसका उद्देश्य आर्टिकल 50 को लागू करना है, जो स्पष्ट रूप से न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की मांग करता है। दंड प्रक्रिया संहिता ने राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया। इस प्रकार जिला अधिकारियों जैसे कलेक्टर, तहसीलदारों आदि के पास न्याय शक्तियाँ समाप्त कर दी गई, इसलिए कथन 2 सही है। तीसरा था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये सही है, क्योंकि इसका उद्देश्य राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत आर्टिकल 48 को लागू कर रहा है, जो कृषि और पशुपालन के आधुनिकीकरण की मांग करता है। तो ये आर्टिकल 48 से रिलेटेड है। जो चौथा कथन था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जो मनरेगा है, तो वो सही है, क्योंकि इसका उद्देश्य निर्वाह मजदूरी और कार्य के अवसर प्रदान करना है, जो आर्टिकल 41 काम पाने का अधिकार प्रदान करने के लिए उपबंध करता है, जबकि आर्टिकल 43 सभी श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी को उपबंध करता है। तो इस तरीके से जितने भी ये कार्यक्रम थे वो सारे नीतिशक तत्वों को मतलब प्रभावी बना रहे थे। तो चारों कथन सही हैं। तो क्वेश्चन 98 का हमारा आंसर डी है। ठीक है, 99 देखते हैं। नीति आयोग की टीम इंडिया विंग में शामिल है। एक प्रधानमंत्री और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बी प्रत्येक राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि, सी शासन क्षेत्र के शीर्ष स्तर के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ और विद्वान व्यक्ति, डी नीति आयोग के साथ काम कर रहे युवा विद्वान और छात्र इंटर्न। 99 का बी है। बी में कहा गया था कि नीति आयोग की टीम इंडिया विंग में शामिल है प्रत्येक राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि इसमें शामिल है। बी सही है। नीति आयोग ने अनेक विशेषज्ञता प्राप्त शाखाएं, जिनमें शामिल है शोध शाखा, रिसर्च विंग। ये एक समर्थित थिंक टैंक के रूप में अन्य अंतःग्रह प्रक्षेत्रीय विशेषज्ञता इन हाउस सेक्टर एक्सपर्टाइज विकसित करता है, जिसमें शोध विषय विशेषज्ञ विद्वान शामिल होते हैं। ठीक है। परामर्शी शाखा होती है कंसल्टेंसी विंग। ये केंद्र और राज्य सरकारों के उपयोग हेतु विशेषज्ञता एवं निधियन का एक बाजार उपलब्ध कराती है, जो उनकी आवश्यकता के अनुसार समस्या का समाधान करने के लिए सार्वजनिक और निजी और तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप से उपलब्ध रहते हैं। नीति आयोग स्वयं सभी सेवाएं देने के स्थान पर मिलान करता है कि भूमिका निभाकर प्राथमिकता वाले मामलों में अपने संसाधनों को केंद्रित करने में सक्षम रहता है, जबकि शेष मामलों में मार्गदर्शन और समग्र गुणवत्ता जांचकर्ता का कार्य करता है। टीम इंडिया शाखा, टीम इंडिया विंग है। इसमें प्रत्येक राज्य और मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और ये राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक स्थायी मंच के रूप में कार्य करते हैं। प्रत्येक प्रतिनिधि ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक राज्य मंत्रालय की नीति आयोग में निरंतर उपस्थिति एवं सहभागिता है। सभी विकास संबंधी मामलों पर समर्पित संपर्क अंतरापृष्ठ के रूप में राज्य मंत्रालय और नीति आयोग के बीच एक प्रत्यक्ष संचार चैनल स्थापित करता है। तो 99 का आंसर हमारा बी था। आप क्वेश्चन 100 देखते हैं। भारतीय संविधान नागरिक को निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? एक प्रतिष्ठा की समानता, बी अवसरों की समानता, सी परिणामों की समानता, डी विधि के समक्ष समता। नीचे दी गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 2 3, केवल 2 3 4, केवल 1 3 4 या केवल 1 2 4। तो 100 का आंसर है डी, यानी 1 2 4। 3 नहीं था, परिणामों की समानता। तो भारतीय संविधान नागरिकों को किनकी गारंटी देता है वो देखते हैं। भारत का संविधान अपने नागरिकों को समानता और समान व्यवहार के रूप में कुछ अधिकार प्रदान करता है। इन अधिकारों को संविधान में मूल अधिकारों के रूप में अंतर्स्थापित किया गया है। इन समानताओं में शामिल है प्रतिष्ठा की समानता, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस। प्रतिष्ठा की समानता का तात्पर्य है कि सभी नागरिकों को कुछ मामले में समान दर्जा प्राप्त है, जिसमें नागरिक अधिकार, वाक स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार आदि शामिल है। आर्टिकल 17 और 18 का उद्देश्य प्रतिष्ठा की समानता को उपबंध करना है। आर्टिकल 70 अस्पृश्यता का अंत करना और आर्टिकल 19 उपाधियों का अंत करना है। 17 और 18 जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद, ठीक है, वो क्या है, उपाधियों मतलब अस्पृश्यता का अंत उपाधियों के अंत से संबंधित है, यानी प्रतिष्ठा की समानता से रिलेटेड है। ठीक है। अवसर की समानता, अवसर की समानता सभी लोगों को एक साथ पूर्वाग्रहों या वरीयता से मुक्त समान व्यवहार से उत्पन्न होती है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो है, सिवाय जब इसके अपवादों को स्पष्ट रूप से उचित ठहराया जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि उन्नति के अवसर सभी इच्छुक लोगों के लिए उपलब्ध होने चाहिए। संविधान का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को शैक्षणिक संस्थाओं, सार्वजनिक रोजगार, आर्टिकल 15 एंड 16, अनुच्छेद 15 और 16 में आरक्षण प्रदान करके इसे प्राप्त करता है। ठीक है। अब विधि के समक्ष समता हमें दी हुई है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। यह विधि के शासन में सम्मिलित एक मौलिक सिद्धांत है। इसका तात्पर्य है कि कानून की नज़र में प्रत्येक नागरिक समान है। विधि के समक्ष समता है कि कानून की नज़र में प्रत्येक नागरिक समान है। आर्टिकल 14 जो है स्पष्ट रूप से विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का उपबंध करता है। ठीक है। और परिणामों की समानता जो है, इक्वलिटी और आउटकम जो नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जिसमें लोगों के पास लगभग समान भौतिक संपत्ति और आय होती है, या जिनमें उनके जीवन की समान आर्थिक स्थिति एक समान होती है। संविधान परिणामों की समानता का उपबंध नहीं करता है, तो ये नहीं है हमारे संविधान में। तो क्वेश्चन जो 100 था उसका आंसर हमारा था 1 2 और 4।
1 2 4 यानी डी सही था। तो यहाँ पर हमारा जो टेस्ट 1 है वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से अपना टेस्ट 2 लगाएंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, और बाकी लोग के साथ भी शेयर करिए, इसका आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। कोई जब हम पढ़ते हैं कई बार इतना सारा रीडिंग करना पड़ता है कि ध्यान कहीं और रहता है, बस पढ़ते जाते हैं। कोई समझाता है तो वो बताता है कहाँ गलत है कहाँ सही है, इससे हमें ज़्यादा अच्छे से पता लगता है, ठीक है। तो आगे हम ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा ही रहता है तो इसीलिए बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट टेस्ट नंबर 2 करेंगे। थैंक यू।